हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स। ये है लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। राइट, हम 5th चैप्टर पर इस वक्त। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक डाइपोल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। और आज इस लेक्चर में हम बार मैग्नेट से रिलेटेड 3-4 डेरिवेशन है सारी फिनिश करेंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स एंड तक बनाना। आज वाले लेक्चर में से जो भी कंटेंट कराऊंगा सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 डेरिवेशंस हम कवर करेंगे और चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 1 बाय 1 सामने की तरफ देखना डेरिवेशंस को और इसको खुद से प्रैक्टिस करना लेक्चर खत्म होने के बाद। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना वो एक्सप्रेशन निकालो जो हमने डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही होगा। बस जहां पर क्या हुआ है वहां पर क्या हुआ है हम कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो, एक बार मैग्नेट बनाए हम, जरा यहां पर देखो, मैंने एक बार मैग्नेट बनाया कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, राइट। अब मान लो कि ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। इनकी सेंटर से लेकर, इसके सेंटर से लेकर मैं इसके एक्सिस पर, मान लो आर दूरी पर, सेंटर से लेकर ये आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट पी लिया यहां पर। दिस पॉइंट P एट द एक्सिस, ये पॉइंट P इसके मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक्सियल पॉइंट। दिस पॉइंट P इज प्रेजेंट एट द एक्सिस। सपोज सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस L है और सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है, L, राइट। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ या सेपरेशन बिटवीन 2 पोल्स। अगर मैं इस पॉइंट को चलो N नाम दे दूं और इस पॉइंट को S नाम दे दूं, ठीक है। अब मैं यहां पर पॉइंट अगर मार्क कर लूं, मुझे एक बात बताओ, साउथ पोल से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या R माइनस L होगा। टोटल डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है L, तो ये क्या होगा R माइनस L। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, क्या ये R माइनस L होगा। आंसर यस। तो नॉर्थ पोल से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या, अगर मैं डिस्टेंस लूं तो क्या ये R प्लस L होगा यहां से लेकर यहां तक का। देखो R सेंटर तक और ये लेंथ इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा R प्लस L। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के लिए होता है आउटवर्ड और साउथ पोल के लिए होता है इनवर्ड, राइट। तो अगर मैं साउथ पोल के लिए दिखाना चाह रहा हूं तो देखो, साउथ पोल के लिए इनवर्ड आना चाहिए, तो मैं एरो दिखा रहा हूं अंदर की तरफ। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर ड्यू टू S साउथ पोल। डायरेक्शन क्या ले रहा हूं, माइनस आई कैप, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं, ठीक है। डायरेक्शन क्या ले रहा हूं मैं, माइनस आई कैप ले रहा हूं। अगर इसी पॉइंट पर नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो क्या वो बाहर की तरफ होगा, बिल्कुल सामने इसके ऐसे। बी एन वेक्टर, डायरेक्शन क्या ले रहा हूं, आई कैप। जो बात समझने वाली है वो ये कि मैंने साउथ पोल के लिए एरो थोड़ा सा बड़ा बनाया है और नॉर्थ पोल के लिए जो एरो है वो थोड़ा सा छोटा बनाया है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल का उसको अंदर की तरफ दिखाया लेकिन एरो बड़ा बनाया है। नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एरो देखो थोड़ा छोटा बनाया है। और आपको पता है वेक्टर में एरो का मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, राइट। यहां से ना एक बात क्लियरली पता लग रही है। देखो, मैंने आपको जब लास्ट टाइम बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, K क्या हुआ M बाय में R स्क्वायर, है ना। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो P पॉइंट S के बिल्कुल क्लोज है, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है। यही P पॉइंट N से देखो दूर है, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल विल बी व्हाट, K क्यू M अपोन में नॉर्थ पोल से कितना दूरी है ये, R प्लस L का स्क्वायर, राइट। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो बाहर की तरफ, इसलिए मैं लगा रहा हूं यहां पर आई कैप। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो अलोंग SP, चाहो तो SP भी लिख सकते हो। मैं इसको एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए मैं आई कैप लिख रहा हूं। अगर बुक्स देखोगे तो बुक्स में यहां पर अलोंग SP भी लिखा हो तो वो चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अगर मैं इसी पॉइंट पर साउथ पोल की वजह से निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, K क्यू M अपोन में
आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस आई कैप, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो अलोंग पी एस। हाँ, इसको बोल सकते हो, देखो नॉर्थ पोल के लिए बोल सकते हो अलोंग एनपी, और इसके लिए बोल सकते हो अलोंग पी एस, यानी कि पी से एस की तरफ, राइट। वरना आप सीधा सीधा लगा दो यहां पर माइनस आई कैप। ठीक है बच्चों, अब आप ये देख पा रहे हो यहां पर कि जो बी एस वेक्टर है और जो बी एन वेक्टर है, इनके बीच में जो थीटा की वैल्यू वो 180 डिग्री है। अब मुझे अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो, जो इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या वो ऐसा नहीं होगा? देखो ध्यान से, जैसे कि अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब 180 डिग्री पर लेते थे तो आप क्या लिखते थे? रिजल्टेंट ए माइनस बी। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं यहां पर कि जो आंसर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? बी एस माइनस, अगर मैं लिखूं इसको ऐसे, बी एन वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो यानी कि बी एस में से अगर मैं बी एन माइनस कर दूं तो मुझे क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा? कि रिजल्टेंट क्या है? अब बी एस की वैल्यू क्या है? ये रही। बी एन की वैल्यू क्या है? ये रही। मुझे क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। तो देखो आगे मैं देखता हूं कि क्या ये फ्रेम में आ रहा है सारा कुछ। हाँ ठीक आ रहा है। देखो अब मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, रिजल्टेंट के लिए जो इनका रिजल्टेंट मिलेगा, बी एस की वैल्यू लगाओ के क्या हुआ है अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, फिर बी एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू क्या है? के क्या हुआ है अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मुझे इस चीज को सोल्व करना है। ठीक है, इसको यहां तक नोट डाउन करो, मैं इसको फिर साइड में लिख रहा हूं। तो बच्चों अब देखो, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। लो, ठीक है, अब देखो जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा वो मिलेगा क्या? देखो मैं इस पूरी टर्म में से जो नीचे लिखी है आपने अभी, मैं के क्या हुआ हमको बाहर निकाल रहा हूं, कांस्टेंट है दोनों में, कॉमन है, और अंदर बचेगा 1 बाय आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाय में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, सिंपल सी बस यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों, तो एलसीएम क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, राइट। अब के क्या हुए हम? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, यहां ओपन कर दिया आइडेंटिटी, यहां पर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल, यहां पर भी आइडेंटिटी ओपन कर दी, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने एलसीएम लिया, राइट। अब देखो, जब ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म माइनस और ये टर्म प्लस। अब सी आप यहां पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, और मुझे यहां पर क्या मिल रहा है? 2RL और 2RL। जब मैं इसको ऐड करूंगा बच्चों तो ये बन जाएगा 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर भी चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है? के क्या एम, ठीक है। तो ये मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब सी इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं के क्या एम, 4RL को लिख सकता हूं मैं 2R इंटू में या 2L इंटू में 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, सी क्या एम इंटू में 2L, क्या ये डाइपोल मोमेंट बन गई यहां पर? तो ये रिजल्ट जो मिला मुझे, क्या मिला? देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड KP2R ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब अगर आप एक चीज ध्यान से समझ पाओ, यहां पर ये मेरा मेन रिजल्ट है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, देखो अगर मैं यहां पर वेक्टर क्वांटिटी लगाऊं वेक्टर, तो ये नेट इफेक्ट कहां पर जा रहा है? साउथ पोल की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो इसलिए आप चाहो तो ये डायरेक्शन लगा सकते हो माइनस आई कैप, क्योंकि नेट इफेक्ट कहां जा रहा है? साउथ पोल की तरफ जा रहा है, राइट। तो वेक्टर में आपके पास ये रिजल्ट मिल गया आपको। अगर मैं लिखूं यहां पर फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, अगर ये डाइपोल बहुत छोटा हो, डाइपोल छोटा होगा तो आप नीचे देखो जरा, मैं ये बोल सकता हूं इस केस में कि जो आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन एल से, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो आप लिख सकते हो जो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
मिल रहा है आपको नीचे यहाँ पर, ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को अगर मैं लिखूँ तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है मुझे वो क्या मिल रहा है, KP2R ओवर स्क्वायर का स्क्वायर R4। तो ये मिल जाएगा आपको, उड़ा दो यहाँ से, जो रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड मिला मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 2KP ओवर एक R से कैंसिल हुआ ना तो R3। तो जब आप सोल्व करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है 2KP ओवर R3। अगर आप अब रिजेंबल करो एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से तो आपको बिल्कुल यही रिजल्ट मिल रहा था। आप एक बार चेक कर सकते हो बच्चों, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो 2KP/R3 आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। P का मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट, K का मतलब क्या है, कांस्टेंट, जिसको μ0/4π लिख सकता हूं, और ये क्या R3। इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लो। डायरेक्शन लिखनी हो, डायरेक्शन क्या है, along -i cap। So this is whole result at axial point of magnetic dipole। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन में आप एक चीज और भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो डाइपोल मूवमेंट है, देखो ये डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट भी क्या along -i cap है ना, साउथ से नॉर्थ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या मिल रहा है आपको, along -i cap मिल रहा है। तो आप ये भी बात लिख सकते हो, इन दिस पर्टिकुलर केस डाइपोल मूवमेंट एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आर हैविंग 0 डिग्री एंगल। आप ये चाहो भी ऐड कर सकते हो अगर आप नोट्स में ऐड करना चाहो, राइट। अब यही चीज मैं करूंगा एक बार मैग्नेट के इक्वाटोरियल पॉइंट पर, राइट। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो, सारा एक्सप्रेशन सामने है। तो बच्चों अब हम बनाएंगे बार मैग्नेट का इक्वाटोरियल पॉइंट। देखो मैं यहां पर सेंटर में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। देखो ये एक बार मैग्नेट बनाऊं कुछ ऐसे, ठीक है। इक्वाटोरियल पॉइंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो यहां पर मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट इस बार क्या है, P, इक्वाटोरियल पॉइंट, ठीक है। इस बार हम काम करते हैं, देखो आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी नॉर्थ साउथ पोल ले सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आपको डायरेक्शंस थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर मैं इस बार साउथ पोल यहां ले लूं, नॉर्थ पोल यहां ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L, और सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। डायग्राम को क्लियरली देखो, थोड़ा सा मैं क्लोजर व्यू में बनाता हूं, ठीक है। अब एक चीज देखना जरा, नॉर्थ पोल के लिए यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो क्या वो आउटवर्ड होगा ऐसे, देखो जरा इस तरह से। अगर नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो क्या ऐसे आउटवर्ड होगा इस तरह से, ये जाता हुआ BN इस तरह से। साउथ पोल के लिए देखूं तो क्या वो इनवर्ड आता हुआ होगा ऐसा, BS, ठीक है। ये डायग्राम आपको देखा लग रहा होगा, जैसा मैं बता रहा हूं कि जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी रिसेंटली किया उसके लिए बहुत आसान है। तो इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस लाइन को यहाँ पर ले आओ, सी। अब आप एक चीज देखो जरा, यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पर देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल देखो ध्यान से, तो क्या ये अल्टरनेट एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा, तो क्या अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। समझ पाए इस बात को। अब अगर ये BS वेक्टर नीचे की तरफ है इस तरह से, अगर ये BS वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, थीटा के साथ वाला, क्या ये BS cos थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, क्या ये वाला कंपोनेंट BS sin थीटा होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। देखो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। अच्छा, अगर ये थीटा है तो क्या ये 90 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सी ये वाला 90 डिग्री थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, सी ये 90 माइनस थीटा है, तो ये पूरा एंगल देखो जरा, क्या ये भी 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। अब मुझे अल्टीमेटली ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। दिस इज 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करता इस लाइन को, तो ये एंगल भी थीटा होता। अगर ये थीटा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, राइट। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह से ही ये वाला एंगल क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं बच्चों,
थोड़ा सा देखो केस आपको कॉम्प्लिकेटेड लग जरूर रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। देखो अल्टीमेट इसको ना देखने का एक तरीका और भी है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, एक तरीका और भी है इसको देखने का। एक बार इस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं इसको फेयर करके बनाता हूँ। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। देखो अल्टरनेट एंगल फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। तो यानी कि अगर नॉर्थ पोल के जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था और थीटा ये है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, bn cos थीटा, और ये वाला वर्टिकल ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा bn sin थीटा। देख पाए इस चीज को आप। अब इस पॉइंट को देखो, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, एक ऊपर एक्ट कर रहा है bn sin थीटा, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, bs sin थीटा। यहां पर एक्ट क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट। कौन कौन से दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है bs cos थीटा, और दूसरा भी क्या एक्ट कर रहा है, bn cos थीटा। ठीक है, समझ पाए इस बात को आप। ठीक है, फिलहाल मैंने वो कंपोनेंट बनाया जो मेरे काम किया, जो मुझे समझने हैं अभी। अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगो, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये आपको नहीं लगता कि एक हाइपोटेन्यूज बन रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। सेम वे में ये जो लेंथ है ये भी यही होगी, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और एक डाइपोल है ये। ठीक है, ये एक डाइपोल है। तो देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एस के लिए देखूं, तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, के क्यू एम अपॉन में आर, इस बार डिस्टेंस कितना है देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 का स्क्वायर, के क्यू, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू एम बाय आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली देखो ये बन जाएगा ये के क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, 1/2 से स्क्वायर कैंसिल। सी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं नॉर्थ पोल के लिए बात करूं, नॉर्थ पोल के लिए यही बन रहा है के क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या बन जाएगा, के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। अब एक चीज जो समझ आ रही है वो ये आ रही है, देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको ये पता लग रहा है कि जो bs है वो किसके इक्वल है, bn के इक्वल है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो bn साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, जे कैप। bs साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप। दे आर हैविंग 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम, सो वी कैन राइट। मैं देखो यहां पर कहानी लिख रहा हूं, पूरी कहानी यहां पर लिख रहा हूं। एट पॉइंट P, जिस पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हो, bn साइन थीटा एंड bs साइन थीटा get cancelled. Why? Because both are equal and opposite. तो पॉइंट P पर bs cos थीटा एंड bn cos थीटा बोथ गेट एडेड, और इसी के साथ अगर आप देखो तो bn और bs आपस में इक्वल है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे देखने को मिल रहा है यहां पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको क्या, bn cos थीटा प्लस bn, मतलब bn cos थीटा प्लस bs cos थीटा, यानी कि 2b cos थीटा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है। सी ये कहानी नोट डाउन करो, फिर इसको आगे करते हैं। जितना लिखा है इसको एज इट इज नोट डाउन करो, फिर इसको अब देखो आगे कहानी चलाते हैं इसकी। तो देखो बच्चों इसको करते कंटिन्यू। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलना है वो क्या मिलना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 2b cos थीटा। सी b की वैल्यू क्या थी, के क्यू एम ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जैसा कि हमने ड्राइव किया था ये रहा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आया, के क्यू एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साथ में ना ये 2b है तो 2b लगा दो यहां पर,
और साथ में cos थीटा है। अब cos थीटा डिफाइन करते हैं, देखो ये ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में cos थीटा ढूंढूं, किस ट्रायंगल में, PON में, ट्रायंगल कौन सा, PON में, cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। भाई बेस कितना है, बेस 12 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, r² + l², ये बेस है, तो इसको यहाँ डाल दो। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आपके पास, वो बन रहा है बच्चों 2kqm अपॉन में r² + l²। ओके, और cos थीटा क्या है, l अपॉन में r² + l², और पावर 1/2 भी तो है बच्चों। असल में ये मिस्टेक आप करने से बचना, ठीक है, ध्यान रखना रिजल्ट का थोड़ा सा। जो br की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है ऊपर, kqm 12, देखो इसको मैं स्पेशल अरेंजमेंट में लिख रहा हूँ, अपॉन में इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो बेस सेम पावर ऐड, तो ये रिजल्ट मिलेगा r² + l² 3/2, राइट। अब देखो ये तो आ गया आपका मेन रिजल्ट, ये आपका मेन रिजल्ट आ गया। अच्छा, डायरेक्शन देखो, वेक्टर देखो, तो देखो कहां पर जा रहा है सारा खेल, -i की तरफ जा रहा है। अगर मैं देखो -i की तरफ जा रहा है, इसको चाहो तो -i लिख दो, तो आप लिख दो यहां पर डायरेक्शन, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो अलोंग -i, नेगेटिव x एक्सिस, राइट। अच्छा, तो अगर ये डाइपोल बहुत छोटा होता, इफ r इज ग्रेटर देन l, तो r² + l² की पावर 3/2 को आप क्या लिखते बच्चों, आप लिखते इसको, या आप सीधा सीधा ऐसा देखो ना, r² + l² को क्या लिखते हैं, इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट, सिर्फ r²। तो ये रिजल्ट जो बन जाता वो क्या बन जाता, ये बन जाता, देखो QM × 12 को क्या लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट, तो KP आ जाएगा यहाँ पर, इस रिजल्ट में यहाँ पर भी लिख लेना इसको, तो KP/r² की पावर 3/2। जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा क्या, KP/r³। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिला वो कितना मिला आपको, KP/r³। अब अगर आप कंपेयर करो एक्सियल वाले से, तो वो क्या था, 2kp/r³, ये कितना मिला, kp/r³। रेशो वही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में था। मैं कह रहा हूं जिसने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रखा है अच्छे से, वही एक सारा कुछ वही है, A to Z वही चीज है, इसके अंदर मैंने करा, कुछ भी नया चेंज नहीं करा है। तो एक रिजल्ट और ऐड कर लो, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल, टू रेशियो निकाल रहा हूं, टू द इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आएगा, 2:1। यानी कि अगर एक शॉर्ट डाइपोल के यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला है, तो यहां पर जाकर कितना हो जाएगा, 50 टेस्ला। प्लीज इसको नोट डाउन करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से कर रखा है उसको ये चीजें बहुत आसान लगेगी। एक और एक्सप्रेशन करते हैं हम, एक्सप्रेशन का नाम है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल when it is kept in a uniform magnetic field। सी, अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, पहले लो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, अब हमने किसी बार मैग्नेट को इसके अंदर रख दिया, ठीक है, इस तरह से रख दिया। अब एक चीज देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है तो डेट मीन्स यहां पर क्या होगा, नॉर्थ पोल, यहां पर क्या होगा, साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर तो है हमारा मैग्नेट का साउथ पोल, और ये क्या है, नॉर्थ पोल किसी बार मैग्नेट का। अब एक चीज जो समझने वाली वो ये है कि इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी होगी बच्चों, 12, ये टोटल लेंथ 12 होगी, और जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगी, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, साउथ से नॉर्थ इनसाइड। तो अगर देखूं तो ये एंगल अभी क्या बन रहा है, डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा। जैसे ही मैं किसी बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, इसका नॉर्थ पोल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहां पर, साउथ पोल की तरफ। ये फोर्स जो आप निकालना चाह रहे हो, ये वाला फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स।
राइट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है साउथ पोल की वजह से, और यहां पर ये वाला जो पोल है ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। ये डायरेक्शन अगर क्या है आपके पास आई कैप है, इसको मैं बना देता हूं यहां पर, दिस इज एफ एम अलोंग आई कैप, तो ये क्या है यहां पर माइनस आई कैप। सी, मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कैसे डिफाइन किया था, एफ बाय क्यू एम, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, क्यू एम इंटू में बी, वेक्टर फॉर्म में लिख ही पा रहे हो उसको, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये वेक्टर हो जाएगा, यहां पर वेक्टर लगा लो ऐसे, ठीक है, एफ एम वेक्टर अगर आप चाहो लिखना है यहां पर। सी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है बच्चों कि, ठीक है, अभी यहां पर डिफाइन कर देता हूं कि चलो एक फोर्स यहां पर लग रहा है, एक फोर्स यहां पर लग रहा है, ठीक है, अभी हम मेंशन कर देते ये चीज मेंशन कर देते हैं कि इफ वी प्लेस मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field, its both poles will experience magnetic force in opposite direction, right। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फोर्स ऑन साउथ पोल विल बी व्हाट, क्यू एम बी वेक्टर अलोंग माइनस आई कैप, फोर्स ऑन साउथ पोल के बाद फोर्स ऑन नॉर्थ पोल क्यू एम बी वेक्टर अलोंग प्लस आई कैप, देख पा रहे हो। अब आप ये इमेजिन करो कि अगर ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, देखो बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, लिख रहा हूं यहां पर नेट फोर्स एफ एस माइनस एफ एन कर दूं, कैंसिल, जीरो, नेट फोर्स जीरो है। हेंस देखो यहां पर अगर इस फोर्स को आगे एक्सटेंड करूं और इस फोर्स को आगे एक्सटेंड करूं तो दे आर बेसिकली मेकिंग अ कपल, कपल का मतलब उनका देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, बहुत दूर दूर है, और वो दोनों फोर्सेस क्या इस मैग्नेट को देखो रोटेट करने का काम करें। मान लो यहाँ धागा बंधा तो यहाँ धागा ऐसे खींचते, क्या रोटेट होता, रोटेशन मिलती, तो यहां पर ये डाइपोल पर लगने वाला फोर्स तो जीरो हो गया, बट ये डाइपोल रोटेट होगा, रोटेट होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये यहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो मैं यहां पर यही चीज कंटिन्यू कर रहा हूं कि इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो फोर्स क्या लग रहा है, क्या UMB लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और यहां पर ऐसे ड्रॉ करूं तो ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है यहां पर, मान लो ये N और इसको O नाम दे रहा हूं, ये ON जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस ट्रायंगल में ON फाइंड आउट करें, देखो ध्यान से, ऐसे बनाता हूं यहां पर, देखो दिस इज N, दिस इज O, दिस इज S, और ये बन रहा है यहां पर बच्चों 90 डिग्री, ये क्या है 2L, और मुझे ON निकालना है। तो देखो अगर मैं साइन थीटा यहां पर निकालूं तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है ON, हाइपोटेन्यूज कितना है 2L, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो ON की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से ध्यान से 2L साइन थीटा आ जाएगी बच्चों। इस ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी 2L साइन थीटा। तो यहां पर क्या जाएगा, टॉर्क विल बी QMB 2L साइन थीटा, राइट। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये Q और 2L मिलकर क्या बना लेंगे, ये Q और 2L मिलकर बना लेंगे क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, P से। अच्छा यहां पर ना ये मेरी जनरल नोटेशन है कि मैं मैग्नेटिक मूवमेंट को P से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं इसको क्या लिख रहा हूं, PB साइन थीटा। आप चाहो, देखो आप चाहो तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट को P की बजाय M से भी डिनोट कर सकते हो। अब इस पूरे लेक्चर में मैंने हर जगह मैग्नेटिक मूवमेंट को P से डिनोट कर दिया, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में डिनोट किया था। तो इट्स
माई चॉइस कि मैं इसको ये लेकर चल रहा हूं यहां पर, आई एम टेकिंग मैग्नेटिक मूवमेंट एज पी। हाँ, जनरल सिंबल एम होता है, कई बुक्स में एम भी है, तो आप चाहो तो प्लीज जो भी आप इसमें आप नोटेशन लो, आप चाहो तो पी की जगह एम भी यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर पी को अगर एम ले लूं तो ये बन जाएगा मेरे पास एम बी साइन थीटा। वैसे जनरल नोटेशन देखो एम है कई मोस्टली बुक्स में, बट हाँ इस पूरे लेक्चर में मैंने इसको पी लिया है, ठीक है। तो अब यहां से मुझे पता लगता है कि जो लगने वाला टॉर्क है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम क्रॉस बी। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, साइन, राइट। तो टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, एम क्रॉस बी लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल साइन थीटा बन रहा है। तो अब एक चीज समझो जरा, यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। देखो अगर आप इसको ऐसे फोर्स ऐसे और ऐसे लगेगा तो ये डाइपोल ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, राइट। अब ये देखो अगर रोटेशन ऐसे है तो इस पर टॉर्क का लग रहा होगा, इनवर्ट लग रहा होगा, इनवर्ट द प्लेन। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, जो लगने वाला एम क्रॉस बी, अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, एम क्रॉस बी को देखो, एम मैग्नेटिक मूवमेंट ये रही, क्रॉस बी, एम क्रॉस बी इनवर्ट आ गया, तो यानी कि इस पर लगने वाला टॉर्क क्या, इनवर्ट द प्लेन, यानी कि माइनस के कैप ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी बच्चों। इसके बाद इसमें ना कुछ केसेस बनाकर चलते हैं, कुछ केसेस बनाते हैं यहां पर, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगर मैं बोलूं कि इस पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम हो, तो वो टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है, सी इसका मैं फ्रेम सेट कर लेता हूं एक बार जरा, सी कंडीशंस बनाकर देखते हैं। जो टॉर्क का फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। अब सुनो, टॉर्क विल बी मैक्सिमम इफ साइन थीटा विल बी 1, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी मैग्नेटिक मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, या मैं बोलूं जब मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे और आपका डाइपोल पड़ा होगा ऐसे, राइट। डाइपोल ऐसे का मतलब मान लो ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल क्या बन रहा है यहाँ 90 डिग्री। उस केस में इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, एम बी, जो कि मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, यानी कि दिस इज योर मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, राइट। यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, एम बी साइन 0 डिग्री, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा, खत्म, टॉर्क लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और यहां वाला साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, इनका लाइन ऑफ एक्शन मिल गया। देखो अगर मैं यहां से खींचूं और यहां से खींचूं, क्या टॉर्क आएगा, नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो खत्म। अगर ऐसे ही ये डाइपोल कुछ ऐसे पड़ा होता, इस तरह से नॉर्थ और साउथ ऐसे होता, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टॉर्क क्या हो जाता है वहां पर, एम बी साइन 180 डिग्री, अगेन आई विल से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, राइट। अच्छा एक चीज और, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैं बोलता हूं ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ठीक है। जब भी इस तरह से यहां से अट्रैक्शन और यहां से अट्रैक्शन मिले, मैं बोलूंगा 0 डिग्री। देखो जैसे हमने देखा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज आल्सो कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कोई भी जो डाइपोल है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, जब एम वेक्टर और बी वेक्टर में 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसको बोलूंगा मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो इन फ्यूचर आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि इफ अ डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एम वेक्टर, इट विल बी व्हाट, 0 डिग्री। अनस्टेबल के लिए कितना, 180 डिग्री। ये पूरी कहानी को लिख लो। अगेन मैं याद दिलाना चाहूंगा आप, मैंने पूरे लेक्चर में एम को पी से डिनोट कर रखा है, मतलब मैंने यहाँ पर क्या डाइपोल मूवमेंट पी को ले रखा है, तो आप चाहो तो इसको एम से भी लिख सकते हो, और मोस्टली बुक्स में इसको क्या एम से ही डिनोट किया गया है, राइट। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने लिए, इसको जल्दी से नोट डाउन करो।
तो बच्चों अब देखो जरा अगला एक्सप्रेशन, चौथी डेरिवेशन इस लेक्चर की। दिस डेरिवेशन इज बेसिकली व्हाट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल व्हेनेवर इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल व्हेनेवर वी ट्राई टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कहानी बिल्कुल सिंपल है, ये भी आपने कर रखा है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, सारे कंसेप्ट वही है बच्चा, तो थोड़ा ध्यान रखना, गलती मत करके आना कहीं पर भी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाओ कुछ इस तरह से, ठीक है। सी अगर यहां पर मैं किसी डाइपोल को रखूं बच्चों, डाइपोल का जो अभी फिलहाल एंगल बन रहा है वो मान लो कितना बन रहा है, इस साउथ या नॉर्थ, ये मूवमेंट मैं बोल रहा हूं कि डाइपोल का एंगल अभी θ1 बन रहा है, बट मैं चाहता हूं इसको रोटेट करके यहां पर ले जाऊं ऐसे, और मैं एंगल को चेंज करके कितना कर दूं, θ2 कर दूं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब ये चीज देखने की कोशिश करो कि मैं एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना चाह रहा हूं, मतलब डाइपोल पहले θ1 एंगल बना रहा था, बट आई वांट कि मैं इसको रोटेट करके यहां पर ऐसे ले जाऊं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सी पहली बात क्या, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आंसर है, नहीं बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर और यहां पर और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जब मैं रोटेट करूंगा हर लोकेशन पर लगने वाला फोर्स अलग है, तो दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। तो मैं बोलूंगा कि लेट dw is a small work done in rotating it by small angle d theta। तो स्मॉल वर्क डन dw इज व्हाट, देखो अगर मैं लीनियरली मूव करता तो f डॉट dx होता, अगर ऐसे मूव कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क d थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा। अच्छा अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है, इसको एक बार जल्दी से देखो जरा, कि मैं इसको जब ऐसे रोटेट कर रहा हूं, यहां पर देखो नॉर्थ पोल ऐसे घुमाकर यहां लेकर आ रहा हूं, तो मैंने बोला कि स्मॉल जो एंगल चेंज हो रहा है वो डी थीटा हो रहा है, मुझे एक्चुअल में θ1 से θ2 रोटेट करना है, तो मैंने क्या, अगर कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो मैं क्या dw को इंटीग्रेशन कर दूं, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, टॉर्क डी थीटा θ1 से θ2। सी अब मैं यहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, mb sin थीटा लिख सकता हूं। अभी मैंने टॉर्क एक्सप्रेशन निकाला है, टॉर्क वाला डाइपोल क्या होता है, mb sin थीटा, साथ में क्या है डी थीटा, और लिमिट क्या है θ1 से θ2। यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, साइन थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वो होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट चल रही है θ1 से θ2, फाइनल जो एंगल है फाइनल एंगल θ2 और इनिशियल एंगल क्या था θ1। जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो ये लिखा जाएगा mb अपर लिमिट यानी कि माइनस कॉस θ2 माइनस ऑफ कॉस θ1, तो इट कैन बी रिटन एज mb कॉस θ1 पॉजिटिव और माइनस कॉस θ2। तो जो मुझे नेट वर्क डन मिला यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, राइट, यू कैन सी हियर। सो मैं लिख सकता हूं जो नेट वर्क डन हुआ बच्चों वो क्या हुआ, या नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, mb cos θ1 माइनस cos θ2। केसेस लेकर चले अब यहां पर, सपोज करो इनिशियल एंगल आपका 0 डिग्री है और फाइनल एंगल आपका क्या है 90 डिग्री, आपने क्या 0 डिग्री से 90 डिग्री पर घुमाना है, तो क्या करोगे, तो यही केस बना रहा हूं बस फॉर एग्जांपल, देखो ये फर्स्ट केस बना लिया कि 0 डिग्री से 90 डिग्री पर लेकर जाना डाइपोल को, तो θ1 को जब 0 डिग्री पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये mb cos 0 डिग्री माइनस cos 90 खत्म। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा उस केस में, जो आपका वर्क डन होगा वो सिर्फ क्या होगा, mb होगा, ठीक है। अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री पर लेकर जाओ, जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर वो बनता है कि स्टेबल से अनस्टेबल पर लेकर गए, देखते कि क्या फ्रेम में आ रहा है ये, हाँ स्टेबल से अनस्टेबल पे लेकर गए, यानी कि θ1 कितना होना चाहिए 0 डिग्री और θ2 कितना होना चाहिए 180 डिग्री। θ1 0 डिग्री यानी कि ये mb cos 0 डिग्री माइनस mb cos 180 डिग्री, ठीक है। तो
कोस 180 क्या होता है -1, तो क्या हो जाएगा ये प्लस एम बी। कोस 0 भी क्या होता है, ये हो जाएगा, सॉरी एम बी बोल रहा हूँ यहाँ पर, गलत हो गया, देखो ये रहा कोस 0 डिग्री, कोस 180 डिग्री, ठीक है। थीटा 1 क्या है 0 डिग्री, थीटा 2 क्या है 180 डिग्री। सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा ये 2mb, ये वर्क डन क्या आ जाएगा 2mb आ जाएगा। इसका रिवर्स देखे, अगर मुझे अनस्टेबल से स्टेबल करना होता है, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, तो बात रिवर्स हो जाएगी। मेरे ख्याल से -2mb रिजल्ट आना चाहिए, वेरीफाई कर लेते हैं। थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, रात के इस टाइम 1:30 बज चुके हैं, बट अगेन लेक्चर आपके लिए अपलोड करना है तो इसलिए थोड़ा सा नींद में लिखा जा रहा है आज, बट ये लेक्चर आपको सुबह तक जरूर डिलीवर कर दूंगा मैं। सो यहाँ पर थीटा वन इज व्हाट 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास mb cos 180 डिग्री दिस टाइम माइनस cos 0 डिग्री, तो इट विल बी mb -1 इट विल बी -2mb। तो अनस्टेबल से स्टेबल के लिए जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा बच्चों -2mb। सो इस लेक्चर को आज यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों, इतना सफिशिएंट रहेगा। आज हमने सिर्फ क्या किया, एक बेसिक एक मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड चारों डेरिवेशन को मैंने एक ही लेक्चर में डाल दिया। अब आप इसको चाहे 2 दिन में देखो, चाहे इसको 2 पार्ट्स में देखो, चाहे इसको 4 पार्ट्स में देखो, बट इस लेक्चर को फिनिश जरूर करना, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो चारों एक्सप्रेशन निकाल लो, एक्सियल पॉइंट, इक्वाटोरियल पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी वाला, वही एज इट इज आपको इसमें देखने को मिलेगा। सारा रिजल्ट वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करता है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा बच्चों। नोट्स अच्छे से बनाना, और आपके सितंबर एग्जाम आने वाले हैं तो इसके लिए एक बार सिलेबस को रिकॉल करना स्टार्ट कर दो। जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको दोबारा से उठाना स्टार्ट कर दो। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स हैं, आप चैनल से गो थ्रू होइए, स्टार्टिंग के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है बाय डिफॉल्ट। हर एक लेक्चर में डेरिवेशंस का लेक्चर अलग है, न्यूमेरिकल्स का लेक्चर अलग है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अलग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग है। तो इस चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा अपना मन को समझाना है कि टाइम बहुत कम रह गया, टाइम बीतता जा रहा है। इस लॉकडाउन के चक्कर में टाइम बड़ी जल्दी बीत गया और आपको पता भी नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।